2000 से लेकर 2017 तक 17 सालों में भारत को 8,300 करोड़ रुपया एफडीआई आता है 17 सालों में। अब देखिए क्या होता है 2017 से 2018 में, एक साल में, यानी कि अप्रैल 2017 तक 17 सालों में करीब 8,300 करोड़ रुपया, और अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 एक साल में केमन आइलैंड से 8,300 करोड़ रुपया आता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं, यहां वहां 100 वहां हो सकता है, मोटे तौर से। यानी कि जो एफडीआई 17 सालों में आया है केमन आइलैंड से, वो एक साल में आता है नोटबंदी के बाद। और 13 दिन हुए हैं नोटबंदी होकर, यह फंड खोला जाता है GNY एशिया। क्या सवाल नहीं उठता है कि GNY एशिया की क्या भूमिका थी इस एफडीआई में? तो हमारा ये पहला सवाल ये है, हमारी ये पहली मांग है कि जो सरकार कहती है हम ईमानदारी के ठेकेदार हैं, हम पारदर्शिता के ठेकेदार हैं, हम ये मांग करते हैं कि रिजर्व बैंक जो 2017-18 में केमन आइलैंड से पैसा आया है 8,300 करोड़ रुपया, वो सब फंड के नाम वो प्रकाशित करे। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये वास्तविक मांग है, जनता की मांग है कि केमन आइलैंड से तो आया है पैसा, ये आरबीआई रिपोर्ट में है। आरबीआई ये भी कहता है कि 8,300 करोड़ रुपया आया है एक साल में नोटबंदी के बाद। तो आरबीआई छापे कि एक साल में केमन आइलैंड से कौन ये पैसे लाए हैं। ये डोवाल साहब का रिपोर्ट जो है 2011 में यही मांग करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए टैक्स हेवन से पैसे के मामले में। तो हम ये मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कि जो आपने 8 साल अपने रिपोर्ट में कहा था, अब तो उस सिफारिश को लागू कीजिए। बड़ी मांग नहीं है। जो आपने कहा था 8 साल पहले, आज उसी मांग को आप पूरा कीजिए, क्योंकि आप इस स्थिति में हैं पूरा करने में। तो यह पहली बात ये हुई। जो पैसा 17 साल में आया वो 12 महीने में आता है और बिल्कुल नोटबंदी के बाद आता है। और ये GNY एशिया जो है उसके स्थापना के बाद आता है। दूसरा सवाल, GNY एशिया के 2 डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर तो विवेक डोवाल है, उसके बाद में 2 और डायरेक्टर जोड़े जाते हैं, और एक डायरेक्टर है, उसका नाम जो सब रिकॉर्ड में छपा गया है, डॉन W.E. बैंक्स। डॉन ही होगा, डॉन W.E. बैंक्स भी होगा, डॉन W.E. बैंक्स। ये डॉन W.E. बैंक्स कौन है? इसका नाम पनामा पेपर में मौजूद है।
का नाम पैराडाइज पेपर में मौजूद हैं। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम भी था। और डॉन डब्ल्यू ईबैंक्स का नाम भी है। और ये डॉन डब्ल्यू ईबैंक्स कौन है? GNY एशिया का एक डायरेक्टर। तो क्या ये वास्तविक नहीं है कि हम ये सवाल उठाएं? हमारे पड़ोसी देश में तो एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। GNY एशिया का डायरेक्टर है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के 2 सुपुत्र हैं, एक विवेक डोवाल और दूसरा शौर्य डोवाल। शौर्य डोवाल की एक फंड है ज़ियूस। वो ग्रीक इतिहास में आप जानते हैं ज़ियूस कौन थे। ज़ियूस नाम भी देखिए, ज़ियूस। इसीलिए हम ये सवाल हमारे हिंदुस्तान के ज़ियूस से पूछ रहे हैं। ज़ियूस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एडवाइजर्स एक बेटे तक सीमित नहीं है। इस जाल में दोनों बेटे फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक डी कंपनी की तरह है। और बिल्कुल ये साफ है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, केमन आइलैंड्स में फंड खोलना गैर कानूनी नहीं है, पर जो नतीजा हुआ है हमको देखने को मिला है, और खास तौर से नोटबंदी के बाद। और संयोग की बात है कि इस रिपोर्ट में जो सदस्य हैं, एक सदस्य तो नोटबंदी के गुरु हैं, गुरुमूर्ति। तो ये नोटबंदी के कारण ये फंड खोला जाता है 13 दिन बाद, और अगले 12 महीने में क्रांतिकारी तरीके से आप देखिए इन्वेस्टमेंट होता है। डी का और भी कुछ हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा। ये FDI जो 12 महीने में आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक को कानूनी तौर से जो पिताजी ने सिफारिश की थी 2011 में कि टैक्स हेवन में से जो पैसा आता है, जो लाते हैं, जो फंड के माध्यम से आता है, उसकी डिटेल आप छापिए। बहुत मामूली सी हमारी मांग है। दूसरी मांग, जिस व्यक्ति का नाम पैराडाइज पेपर में और पनामा पेपर में शामिल है, वो कैसे इस फंड का डायरेक्टर बन सकता है। और तीसरी बात, ये जो 2 कंपनियां हैं, ज़ियूस एक बेटे का और GNY दूसरे बेटे का, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्योंकि कागजात के अनुसार GNY को ज़ियूस कंपनी ने सहायता दी है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।